बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हम मशीन लर्निंग पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे कि स्पार्क जो है मशीन लर्निंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। मशीन लर्निंग और कन्वेंशनल जो एआई के डिसिप्लिन हैं उसमें ये फ़र्क है कि मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा को इस्तेमाल किया जाता है फॉर लर्निंग। डेटा के थ्रू लर्न किया जाता है रूल्स को, और फिर इसकी मज़ीद ब्रांचेज है डीप लर्निंग, जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो मशीन लर्निंग हम पहले भी डीप में पढ़ चुके हैं। मशीन लर्निंग स्पार्क के अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं तो MLlib की लाइब्रेरी है वो इस्तेमाल की जाती है। जो डेटा होता है हमारा, उसमें जो कॉलम्स होते हैं, दो तरह के कॉलम्स होते हैं। कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि फीचर्स के होते हैं, और एक कॉलम जो है लेबल का कॉलम होता है। फीचर आपका एक्स होता है, जिसकी बुनियाद पे आप ट्रेनिंग कराते हैं, और लेबल की बुनियाद पे जो है आप देखते हैं कि एक्चुअल और आउटपुट, एक्चुअल डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा में कितना डिफरेंस है। उसके मुताबिक आप अपने ट्रेनिंग पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है कि कंटिन्यूसली आप डेटा पोस्ट करते हैं नेटवर्क को या मॉडल को, और वो उसके हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है अनटिल कि एक अच्छी एक्यूरेसी अचीव हो जाए टेस्ट डेटा पे। डेटा अपना आप 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग डेटा होता है 60%, जिस पे आप ट्रेनिंग कराते हैं। वैलिडेशन डेटा 20% आप इस्तेमाल करते हैं अपने हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए, और टेस्ट डेटा आपका 20% होता है, जिस पे आप फाइनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फाइड कि आपका नेटवर्क जो है उसकी सफिशिएंट एक्यूरेसी अचीव हो गई है। दो तरह के लर्निंग होती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास लेबल्स भी मौजूद होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स नहीं होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में अगेन आपके पास क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन होता है। क्लासिफिकेशन में आपका जो प्रेडिक्शन होती है वो डिस्क्रीट होती है, वाई आपका डिस्क्रीट होता है, जबकि रिग्रेशन में वाई कंटिन्यूस होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं जो स्पार्क में मौजूद हैं, उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्रीज है, रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री है, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन है, नाइव बेस है। रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स हैं लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग वगैरह वगैरह। मशीन लर्निंग को स्पार्क में परफॉर्म करने का क्या फ़ायदा है? मशीन लर्निंग आप एट लार्ज स्केल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर्स ऑफ मशीन्स होती हैं जो कि कोलैबोरेट करके एक लार्ज टास्क परफॉर्म कर सकती हैं। तो बिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स होंगे, तब भी आपका जो है स्पार्क उसको हैंडल कर लेगा। अब इसमें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स आप यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग में, एस्टिमेटर्स यूज़ करेंगे, एवेलुएटर्स यूज़ करेंगे, और पाइपलाइंस कर सकते हैं। तो इसकी मैपिंग ज़रा समझ लेते हैं। मशीन लर्निंग में हमारे पास आप डेटा लोड करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहाँ पे डेटा वैसे ही लोड करेंगे स्पार्क में। फीचर इंजीनियरिंग के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर यूज़ करना पड़ेगा। ये फीचर इंजीनियरिंग है, आप देखें यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मर है। मॉडल ट्रेनिंग के लिए आप एस्टिमेटर यूज़ करेंगे, मॉडल एवेलुएशन के लिए कोई एवेलुएटर आप इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं यहाँ पे, जो कि अभी हम देख लेते हैं। तो ये कोई भी डेटा फ्रेम है, उसमें डेटा मौजूद है, उस पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? नॉर्मलाइज करना, कॉलम रिमूव करना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना, क्लीन करना डेटा को। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के ट्रांसफॉर्मर हैं, एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर असेंबलर, बकेटाइज़र, बाइनराइज़र। बाइनराइज़र क्या करता है? बाइनराइज़र जो है बाइनरी फॉर्म में डेटा को दो स्केल में ले आता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो ये डेटा है, अगर इस रेंज से ज़्यादा है तो अगर आप 1 दे दो, इस रेंज से कम है तो 0 दे दो। तो ये बाइनराइज़र है। बकेटाइज़र है, वहाँ पे आपके पास बाइनरी में 2 होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। बकेट्स में डेटा डालना। स्केलर है, मिन मैक्स स्केलर है, नॉर्मलाइज़र है,
फिर टेक्स्ट डेटा है तो फिर आपके पास वन हॉट इनकोडिंग, टोकनाइजर, स्टॉप वर्ड रिमूवर एंड सो ऑन। तो बाइनराइजर जो है मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम जो है इस डेटा को सबसे पहले यूज़ करने से पहले हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। ये डेटा है हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। अब बाइनराइजर में हम कहते हैं टेम्परेचर जो है अगर 35.6 उसका थ्रेशोल्ड दे दिया मैंने, इससे ज़्यादा है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू 1 दे दो वरना 0 दे दो। तो मैंने बताया बाइनराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला कि इनपुट कॉलम जो है टेम्परेचर है, आउटपुट कॉलम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में जो है अब ये वैल्यू आउटपुट आएगी बाइनराइज होके। और इसको शो कराते हैं तो आप देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है रेंज से 35.6 से अबव है वो वहाँ पे 1 दे दिया, अदरवाइज 0 दे दिया। तो ये बाइनराइजर का काम है। इसी तरीके से टोकनाइजर, टोकन्स की फॉर्म में ब्रेक करना, वर्ड्स की फॉर्म में ब्रेक करना। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, मैं चला के दिखा देता हूँ। ये डेटा है आपके पास, मैंने एक टोकनाइजर बनाया, मैंने बोला लाइन है उसको टोकनाइज करना है और वर्ड्स बना देना है। तो आउटपुट कॉलम आपके पास वर्ड्स है, टोकनाइजर अप्लाई किया ट्रांसफॉर्म का मेथड कॉल करके और वर्ड्स को जो है मैंने शो करा दिया। तो आप देखिए ये वर्ड्स जो है अलॉन्ग विद इट्स लेंथ मैंने शो करा दिया है। ये वर्ड जैसे पहला वर्ड था, पहला सेंटेंस था स्पार्क इज अ यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स इंजन। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं और जो अलग अलग होके आपके पास आ गए। तो टोकनाइजर का काम क्या होता है? वर्ड्स में ब्रेक करना है। इसके अलावा और भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिसमें हमारे पास स्टॉप वर्ड्स रिमूवर है, हैशिंग टीएफ है, वेक्टर असेंबलर है। एस्टिमेटर्स यानी जो क्लासिफायर्स होते हैं दूसरे फ्रेमवर्क्स में, जिसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्रीज है। इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें एक फिट का मेथड होता है जिसको कॉल करके आप जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के एस्टिमेटर्स हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे IDF है, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, R फार्मूला है, वन हॉट इनकोडिंग करनी है जो स्ट्रिंग इंडेक्सर के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, मिन मैक्स स्केलर है, वर्ड टू वेक्टर की लाइब्रेरी है, वर्ड टू वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम भी मौजूद है, और मशीन लर्निंग के जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के वो भी मौजूद है। तो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी IDF जिसमें आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में कौन सा वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है और मेरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितनी बार आ रहा है, उसके हिसाब से जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट होती है। तो अगर एक वर्ड बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो वो बहुत ही कॉमन वर्ड है और उसकी वेटेज कम होनी चाहिए, लेकिन टॉपिक क्लासिफिकेशन में या किसी और काम में। लेकिन अगर एक वर्ड बड़ा ही ख़ास मेरे डॉक्यूमेंट में आ रहा है बहुत ज़्यादा बार, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक टू माय डॉक्यूमेंट है और वो किसी टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। फिर हमारे पास और भी एस्टिमेटर्स हैं, R फार्मूला एस्टिमेटर, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम R, और R की तरह फार्मूला जिसके अंदर डिफरेंट तरह के फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। स्ट्रिंग इंडेक्स एस्टिमेटर, तो स्ट्रिंग की कोई वर्ड जो है उसकी लेंथ कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना, जो कि वन हॉट इनकोडर के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। वर्ड टू वेक्टर है जिसमें जो है वर्ड एम्बेडिंग्स, यानी कोई भी वर्ड है उसका क्या वेक्टर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन लर्निंग में जब हम काम करते हैं तो हम
नंबर्स की फॉर्म में या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की फॉर्म में काम करते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि टेक्सचुअल डेटा पास कर दें, तो हर वर्ड का एक वेक्टर कैलकुलेट करना। मिन मैक्स स्केलर जिसकी मदद से आप जो है वैल्यूज़ को 0 और 1 के बीच में ला सकते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डेटा को लाता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बुनियाद पे स्केलिंग करता है। अपाची स्पार्क के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा मशीन लर्निंग का ये है कि आप पूरी एक स्केलेबल पाइपलाइन बना सकते हैं जिसमें जितने भी स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के, फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एवेलुएशन, ये सारी चीज़ें जो है एक पाइपलाइन बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, पहले आप स्टेजेस बनाएंगे, डिफरेंट स्टेजेस है वो पाइपलाइन में लगाएंगे और फिर फिट कॉल कर देंगे। जब आप फिट कॉल करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म कॉल करेगा, अगर ट्रांसफॉर्मर है, एस्टिमेटर है तो फिट कॉल करेगा। और इससे फ़ायदा ये है कि ये तमाम जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। जो भी पाइपलाइन की स्टेजेस हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी और अल्टीमेटली जो फाइनल मॉडल आएगा उसको आप परसिस्ट भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक पाइपलाइन में स्टेज है, टोकनाइज़र के थ्रू आपने प्री प्रोसेसिंग किया, हैशिंग TF लगाया, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के आपने जो है मॉडल को फिट कराया, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम आपने लगाया और ट्रेनिंग करवाई आपने। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, एक पाइपलाइन बनाई आपने जिसमें टोकनाइज़र, हैशिंग TF और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। पाइपलाइन डॉट फिट किया आपने। अब ये जितनी भी पाइपलाइन की स्टेजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन, किसी के लिए ट्रांसफॉर्म कॉल होगा, किसी के लिए फिट कॉल होगा, और जो भी आउटपुट आएगा, अब ये पीछे बैकएंड पे जो है पूरा प्रोसेस चल रहा होगा आपके क्लस्टर के ऊपर। तो आप सोचें कितनी आसानी हो गई है, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका मॉडल जो है उसकी तमाम स्टेजेस एग्जीक्यूट हो गई। अनलाइक जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, टेंसरफ्लो हो गया, वहाँ पे ये काम आपको खुद करना पड़ेगा या अदरवाइज़ आपको कोई MLOps के टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो MLOps पे इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे डिटेल में। फिर एक और चीज़ है मॉडल ट्यूनिंग, जिसमें हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करना। हाइपर पैरामीटर्स से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आप K नियरेस्ट नेबर यूज़ कर रहे हैं तो K की वैल्यू क्या होगी, और अगर आप जो है न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स में नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी, हर लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पे ग्रिड सर्च इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के वैलिडेटर्स हैं अपाची स्पार्क पे, क्रॉस वैलिडेटर और ट्रेन वैलिडेशन स्प्लिट। तो दोनों को रन करने के लिए आपको एक एस्टिमेटर चाहिए और आप पॉसिबल पैरामीटर्स बताएंगे कि इन पैरामीटर्स में से चेक करो कौन सा बेस्ट पैरामीटर है। तो मिसाल के तौर पर हम देखें एक वैलिडेटर है, वो सबसे पहले डेटा को स्प्लिट करेगा और फिट कॉल करेगा। फिट कॉल करने के बाद मॉडल को ट्रांसफॉर्म करा, एवेलुएट करा। अगर आउटपुट अच्छा नहीं आया तो दूसरे जो भी आउटपुट आया उसको रिकॉर्ड किया और नेक्स्ट जो हाइपर पैरामीटर्स हैं या अगर ट्रेनिंग और वैलिडेशन के स्प्लिट की बात हो रही है तो उनको जो है करने के बाद वो दोबारा से चलाएगा। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है सब पे चला के जो बेस्ट रिज़ल्ट होगा वो सेव कर देगा। तो ये आपके पास एक वैलिडेटर का काम है। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, आप अपने डेटा को कई फोल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप K फोल्ड वैलिडेशन में K4 रख रहे हैं तो डेटा 4 हिस्सों में टूटेगा, एक हिस्सा वैलिडेशन का, बाकी हिस्से ट्रेनिंग के। अगले स्टेप में कोई दूसरा हिस्सा वैलिडेशन के लिए रख लेंगे, बाकी हिस्से ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके अगले स्टेप में कोई और जो कि बच गया है, यानी हर स्टेप में वैलिडेशन डेटा चेंज होता जाएगा
और बाकी हिस्सों पे ट्रेनिंग होगी, वैलिडेशन डेटा पे वैलिडेशन होगी, और फिर देखा जाएगा कि रिज़ल्ट सक्सेसफुल आया या नहीं आया। ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे डेटा आपके पास कम हो। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन जहाँ पे आपके पास 2 क्लासेस हों, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हो, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन जहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लासेस में रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर में गाड़ी भी है और इंसान भी है, तो इमेज के 2 लेवल्स होंगे, तो यहाँ पे मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होगा। रिग्रेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज जिसमें एक डिसीजन ट्री बन जाता है, लाइक जो कसौटी हम लोग बचपन में खेलते थे, तो उसी तरीके से जो है हर स्टेप पे जो है एक फीचर टेस्ट होगा, उसके साथ से डेटा स्प्लिट होता जाएगा। अल्टीमेटली जो है आपके पास क्लास आ जाएगी या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होंगे, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी इसी तरीके से मल्टीपल ट्रीज होंगे, और क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे यूज़र की प्रेफरेंसेस को देखते हुए कोई चीज़ रिकमेंड की जाए। मिसाल के तौर पर आप अमेज़ॉन में बुक खरीद रहे हैं, तो वो आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग बुक्स जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो वो आपको रिकमेंड करता है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के एल्गोरिथम्स यूज़फुल है, ये भी अवेलेबल है अपाची स्पार्क के अंदर। डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग की सपोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है अपाची स्पार्क में, और डीप लर्निंग के लिए जो है एफर्ट्स आर अंडर वे। डिफरेंट डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, टेंसरफ्लो, एमएक्सनेट, कैफे, CNTK, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का टेंसरफ्लो है, एमएक्सनेट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने बनाया है। तो डेटाब्रिक्स जो है वो काम कर रहा है डीप लर्निंग पाइपलाइन में, और होपफुली जो है वो इंटीग्रेट होगा फिर अपाची स्पार्क के साथ। तो ये हमने थोड़ा सा तारुफ लिया अपाची स्पार्क का। लास्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि आप किस तरीके से जो है कोई जॉब सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो है शेल से काम किया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम काम करेंगे तो हम कोई जॉब सबमिट करेंगे अपाची स्पार्क को जो कि एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको देख लेते हैं एज द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट स्टेप।